हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अपन साइंटिफिक राइटिंग और रिसर्च में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है, तो आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए साइंटिफिक राइटिंग के बारे में। तो उसमें क्या है, देखिए, रिसर्च ऐसे बोल सकते हैं, रिसर्च इज अ वे टू प्रोग्रेस एनी स्ट्रीम ऑफ नॉलेज बिकॉज इट्स आउटकम इज यूजफुल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। Therefore, it is the duty of every researcher that his work should reach to maximum people. इसका मतलब क्या होता है कि रिसर्च ऐसी मतलब चीज है या फिर ऐसी स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है जो यूजफुल हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है, हर एक पर्सन को अगर रीच करना है अपने को, तो वो जो उसका काम है वो इस फॉर्म में अपने को लिखना चाहिए जो मतलब सबको इजीली अंडरस्टैंड हो, सारी चीजें उसमें आएंगी। अपन एक बार देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंस में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, रिसर्च इज अ वे to progress of any stream of knowledge because its outcome is useful for every human being. Therefore, it is a duty of every researchers that his work should reach to maximum people, and this possible only through writing. ये समझो आपको, राइटिंग करना क्यों जरूरी है, मतलब अपन रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसको रिटन फॉर्म में रखना क्यों जरूरी है। तो यही कि हर एक पर्सन तक वो पहुंचना चाहिए ना। अपन लिख के रख रहे लेकिन वो किसी तक पहुंच ही नहीं रहा है तो कोई क्या ही फायदा ना। इसलिए अपने को क्या करना है, सारे लोगों के पास ये नॉलेज जाना चाहिए, इसलिए उसको अपन रिटन फॉर्म में लेते हैं। और वो भी नॉर्मल राइटिंग नहीं, साइंटिफिक मेथड में साइंटिफिक राइटिंग अपन उसमें करेंगे। In order to have a result of research work accessible to the large scientific community and have a profound effect, it must be written and published. यहाँ पे दिया है कि मतलब अपने को अगर रिजल्ट चाहिए, जो भी चीजें अपन कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी एंड हैव प्रोफाउंड इफेक्ट, इट मस्ट बी रिटन एंड पब्लिश। अगर अपने को अच्छा इफेक्ट चाहिए, सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो अपने को क्या करना है कि रिटन करना है और उसको पब्लिश करना है। लिखने के बाद उसको पब्लिश करने के लिए ये करना है। उसमें क्या क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब अपन लिख रहे तो कैसा लिखना चाहिए, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, उसके बारे में बोला है। इसमें जो पहला कंसिडरेशन है वो ये है, पेपर शुड बी रिटन एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द जर्नल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। मतलब रिटन ऐसे फॉर्म में करना है जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, जो भी जर्नल्स रहते हैं फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, उसके अकॉर्डिंगली अपने को लिखना है। क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट शुड बी प्राइमरी गोल ऑफ एनी साइंटिफिक लैंग्वेज। मतलब एक्सप्रेस होना चाहिए, अपन जो बातें मतलब बोल रहे हैं या फिर अपन ने जो रिसर्च करी है, अपने जो थॉट्स है उसको मतलब एक्सप्रेस करते आना चाहिए ना चीजों को, जो भी बोल रहे हो वो प्राइमरी गोल रहेगा अपने राइटिंग का। उसके बाद है यूज ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस रादर देन लॉन्ग सेंटेंसेस हेल्पफुल। नॉर्मली देखो, अगर छोटी छोटी चीजें तो कोई भी पढ़ता है, अगर बड़ी है तो लोग बोलते हैं कि क्यों पढ़े यार इतना ज्यादा, तो शॉर्ट सेंटेंस में होना चाहिए रादर देन लॉन्ग। इसमें करेक्ट ग्रामर, टेंस, स्पेलिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। मतलब इसमें जो ग्रामर यूज कर रहे हैं, टेंस यूज कर रहे हैं, स्पेलिंग, वो सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो टेबल्स रहते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो ड्रामेटिकली इनहांस द अपील ऑफ योर पेपर। मतलब वो अगर अपन अच्छे से लिखते हैं टेबल के फॉर्म में या फिर चार्ट फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, वीडियो ड्रामेटिकली, मतलब जो भी है डायग्रामेटिकली, तो वो इनहांस करेंगे अपना जो भी राइटिंग है, वो लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे पढ़ना उसको। साइट वेर एवर नेसेसरी एंड अवॉइड प्लेगरिज्म। देखिए इसके बारे में मैं बताती हूँ। प्लेगरिज्म तो अगर मतलब किसी और के थॉट्स है और अपन वो अपना समझ के लिख रहे तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर अपने थॉट्स है तो लिखो, लेकिन किसी और के ऑलरेडी बताए हुए चीजें हैं तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सिंपली मतलब इथिक्स को फॉलो करना चाहिए और जो अपन के थॉट्स है वो ओनली लिखने चाहिए उसमें, ठीक है। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं टेक्निकल राइटिंग। तो टेक्निकल राइटिंग जो बताई है वो भी बहुत बार पूछी जाती है, कभी कभी तो 8 मार्क्स के लिए आते हैं, जो एलक्यू रहता है इसमें उसके लिए। तो आपको उसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, टक्कर इमराड।
क्या याद रखनी है? TAKARIMRAD, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो देखिए T फॉर क्या रहता है यहाँ पे? टाइटल, जो भी अपन टाइटल चूज करते हैं। A फॉर रहता है एब्स्ट्रैक्ट, T फॉर टाइटल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट। K फॉर रहता है कीवर्ड्स, A फॉर एक्नॉलेजमेंट। जो R है यहाँ पे, R मतलब यहाँ पे रिजल्ट। I, जो यहाँ पे I दिया है इंट्रोडक्शन। M फॉर मटेरियल एंड मेथड। जो दूसरा R है उसका मतलब रेफरेंस है, ठीक है। A फॉर यहाँ पे आप ऐसे ही ले सकते हो, दो बार A आया है ना, एक तो एक्नॉलेजमेंट के लिए आया था और ये ऐसे अपने लिया है, तो A का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे दो A यूज कर लिए, एक तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए और दूसरा एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है, तो ये A कुछ भी नहीं, नॉर्मल लिया है। और जो D मतलब डिस्कशन है, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या है। T फॉर टाइटल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट, K फॉर कीवर्ड्स, A for acknowledgement, R for result, I for introduction, M for material and method, R for reference and D for discussion। आपको बहुत इजीली ये जो टेक्निकल राइटिंग है उसको समझना है, उसको बहुत डिटेल दिया है, मैं शॉर्ट में बस आपको बताऊंगी इसके बारे में। सबसे पहले जो टाइटल के बारे में बताया, कोई भी टाइटल रहता है तो वो कैसे रहना चाहिए? गुड रहना चाहिए, अपीलिंग, नॉन मिसलीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब अपन जो टाइटल चूज करते हैं ऑब्वियसली शॉर्ट रहना चाहिए, स्वीट, नॉन मिसलीडिंग मतलब उससे कुछ और मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिसको अपन अपील कर पाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑथर्स के बारे में बोला है, द पर्सन हु डिड द वर्क एंड रोट अ पेपर, मतलब जो जिसने वर्क किया और राइट किया पेपर, उसको ऑथर बोलेंगे। थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना इसके बारे में। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या रहता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्रीव्यू, जो भी शॉर्ट समरी रहती है, ठीक है, शॉर्ट समरी ऑफ रिसर्च वर्क इन 100 to 200 वर्ड्स विच इंक्लूड्स हाइपोथेसिस, मेथड एंड मेजर कंक्लूजन्स। मतलब जो शॉर्ट समरी रहती है रिसर्च वर्क की, जिसको अपन नॉर्मल 100 to 200 वर्ड्स में लिखते हैं, विच इंक्लूड हाइपोथेसिस, मेथड एंड मेजर कंक्लूजन। उसके बाद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आल्सो कॉल्ड शॉर्ट फ्रेजेस, 3 to 10 इन नंबर्स, मस्ट केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज। मतलब ये नॉर्मली 3 to 10 नंबर्स में होनी चाहिए, मस्ट केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी। और एक्नॉलेजमेंट जो रहता है, गिव क्रेडिट टू ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड इन योर रिसर्च वर्क, मतलब जिसने अपने को हेल्प करी होगी उन सभी को क्रेडिट देना, ये एक्नॉलेजमेंट में आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन के बारे में, इट इंक्लूड द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च वर्क, इंफॉर्मेशन गैप इन अवेलेबल लिटरेचर, हाइपोथेसिस, मेथड एंड एम ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जो भी अपन रिसर्च कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करना चाहिए रिसर्च, मतलब वो चीज क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब वो जो इंट्रोडक्शन गैप रहता है, मतलब कोई कोई सही था वो ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा होगा और आगे चल के अपन ने उसी के ऊपर किया, तो वो जो गैप है, जो चीजें उसमें थी नहीं, उसके बारे में सारी चीजें, और जो भी हाइपोथेसिस, मेथड है और एम ऑब्जेक्टिव, वो सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आएंगे। उसके बाद जो मटेरियल, मेथड्स है, तो कौन सी मेथड यूज की, क्या मतलब उसमें चीजें अपन ने ऐड करी, वो करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स अपन ने यूज किए, वो सारी चीजें उसमें आएंगी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो सारी चीजें रिजल्ट में आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कशन आता है, तो डिस्कशन इज डन ऑन रिजल्ट whether it is support your hypothesis or not। मतलब डिस्कशन से अपने को ये पता चलता है कि जो भी अपन चीजें कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं अपने हाइपोथेसिस को और नॉट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर रिसर्च वर्क, क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी मतलब पॉइंट्स है उसमें, और क्या क्या है वीकनेसेस, वो भी सारी चीजें। एंड इफ नीडेड मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च वर्क दैट मे क्लैरिफाई और सप्लीमेंट योर रिजल्ट। मतलब वही अगर और भी उसमें चीजें पता करनी चाहिए तो ऐसा अपन सजेस्ट भी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क और कंटिन्यू करना है, क्लैरिफाई करने के लिए। कोई चीजें रहती है ना कम समय में उतनी क्लियर नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर अगर अपन ने और वर्क कर दिया तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है ना, इस वजह से। और रेफरेंस में अपन को राइट रेफरेंसेस और फर्दर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, मतलब जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसके ऊपर से ही अपन उसमें रेफरेंसेस लिखेंगे।